इंतजार की घड़ियां तकरीबन खत्म हो रही हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के तहत अब कल पोलिंग होनी है, कल वोट डाले जाएंगे। इससे ठीक पहले उम्मीदवारों की धड़कनें जहां तेज हैं, तो वहीं आवाम में जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए आवाम पुरजोश है। सवाल यही उठ रहा है कि इस बार दिल्ली की तस्वीर क्या कुछ होगी, और जिस तरह से ठीक दिल्ली के चुनाव से पहले शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और उसके बाद शाहीन बाग के धरने ने इस चुनाव को और ज्यादा एक तरह से दिलचस्प बना दिया है। आखिर नतीजे क्या होंगे, दिल्ली वालों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, किसके हक में वोट करने जा रहे हैं, जो बुनियादी आवाम के मसाइल हैं वो काम करेंगे, या शाहीन बाग पर इस बार जमकर सियासत हुई है, शाहीन बाग को लेकर ही इस बार लोग वोट करेंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा। तफसील से हम बात करेंगे, शाहीन बाग भी हम चलेंगे, क्या कुछ शाहीन बाग पर जो लोग धरना कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, उनका क्या कुछ इन इंतखाबात को लेकर कहना, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली फैसले से पहले की रात, इंतखाबात में अब वोटरों की बारी। सियासी जमातों के लिए आ पहुंची इम्तिहान की घड़ी। दिल्ली के दंगल में कौन मारेगा बाजी। दिल्ली मुल्क की राजधानी है और सियासत का मरकज भी। यही वजह है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 70 सीटों के लिए जबरदस्त कांटे की टक्कर है। 2 मर्तबा दिल्ली पर काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दम पर हैट्रिक करना चाहेगी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी साल 1998 से अब तक दिल्ली में हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। मोदी लहर के बावजूद बीजेपी दिल्ली में आवाम की पसंद बनने में नाकाम रही है। वहीं कांग्रेस साल 1998 से 2013 तक आजहानी साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित की क़यादत में मुसलसल 3 मर्तबा दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान रही है। लेकिन साल 2013 और 2015 में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का तकरीबन सफाया हो गया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात हमेशा ही बड़े दिलचस्प होते रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली इंतखाबात की दिलचस्पी मजीद बढ़ गई है। वजह है शहरियत तरमीमी कानून और इसके खिलाफ शुरू हुआ शाहीन बाग का एहतजाजी धरना। किसी ने सोचा नहीं था कि 2019 के दिसंबर माह में जब दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लोग एहतजाज के लिए बैठेंगे, तब किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात इसी इशू पर लड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया का ये कहना कि वो शाहीन बाग में एहतजाज पर बैठे लोगों के साथ हैं, मानो बीजेपी को राष्ट्रवाद का एक मुद्दा हाथ लग गया। अगर आप नजर डालें तो बीजेपी स्टार कैंपेनर ने एक ही सुर में इस पूरी इंतखाबी मुहिम को राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द बुनना शुरू कर दिया। फिर चाहे योगी आदित्यनाथ का बिरयानी वाला बयान हो, या फिर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का गोली मारो वाला बयान, या फिर प्रवेश वर्मा का घर में घुसकर रेप करने वाला बयान। सियासी पंडितों का मानना है कि 20 साल से दिल्ली इख्तिदार से दूर रहने वाली बीजेपी के पास आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें, आपने दिल्ली की आवाम से 70 वादे किए थे। अब आम आदमी पार्टी इन्हीं 70 कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर दिल्ली के आवाम के पास वोट के लिए गई। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, अच्छी तालीम, सस्ती बिजली, हर मोहल्ले में बेहतर रास्ते जैसे कामों को गिनवाकर वोट की अपील की है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो इस बार कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि शहरियत तरमीमी कानून पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उधर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी बमुकाबला बीजेपी है। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस की आला क़यादत का दिल्ली इलेक्शन से गायब होना इस बात को तक़वियत पहुंचाता है कि असल मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान ही है, और शायद इसलिए कांग्रेस वोटों के बंटवारे की वजह बनकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना नहीं चाहती। अब बारी दिल्ली के आवाम की है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली वाले किसके हक में फैसला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जाहिर है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में रैलियों में, जलसे जुलूस में दहशतगर्दी, शाहीन बाग, गोली, फायरिंग, रेप, बिरयानी और हनुमान चालीसा जैसे अल्फाज का खूब इस्तेमाल किया गया, तो दूसरी तरफ बिजली, पानी, सेहत, तालीम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल
कम होता दिखाई दिया। मतलब जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि शाहीन बाग पर ही इस चुनाव में फोकस किया गया। आखिर दिल्ली के इन चुनाव को लेकर शाहीन बाग के लोगों का क्या कुछ कहना है? शाहीन बाग के धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग 50 दिनों से ज्यादा हो गए और लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं, उन लोगों का दिल्ली के चुनाव पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कल फैसले की घड़ी है और आज की रात बहुत अहम है। सीधे हम शाहीन बाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े हुए हैं। लगातार खुर्रम शहजाद पहले दिन से ही शाहीन बाग को कवर करते रहे हैं। खुर्रम, आपका बहुत इस्तकबाल है। खुर्रम, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में बस अब कुछ देर और रह गई है। कल सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू होगी और दिल्ली की पूरी सियासत इस बार एक तरह से शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही देखी गई है। क्या कुछ कहना है शाहीन बाग वालों का, और शाहीन बाग में जो लोग एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं शाहीन बाग के लोग? देखिए हुरारा, बिल्कुल शाहीन बाग में हूं और शाहीन बाग की वो प्रोटेस्ट की जगह जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, हम उसी जगह मौजूद हैं। और शाहीन बाग के लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के, क्योंकि आप देखेंगे कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें यहाँ का जो इलाका है, यानी कि 5 जो पोलिंग बूथ हैं उनके 40 जो बूथ हैं, उनको 40 जहां पर वोट डाले जाने हैं, उनको सीधे तौर पर ज्यादा हसास यानी हसास तरीन जमने में रखा गया है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बिल्कुल हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार चुनाव में अलग अलग मुद्दे उठे, रेप से लेकर के शाहीन बाग से लेकर के अलग अलग इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए। आप लोग कैसी दिल्ली चाहते हैं, क्या सोचते हैं? क्राइम मुक्त, भय मुक्त, जहां औरतों की हिफाजत हो सके, जहां बच्चों की पढ़ाई सही हो सके, जहां हेल्थ के लिए केयर हो सके, इस तरह की दिल्ली यहाँ की आवाम चाहती दिल्ली की। और इसके ऊपर कौन खरा उतरता है इसके ऊपर देखना है, पब्लिक उसी उस पर वोट करेगी। हम लोग यहाँ पर आज अभी धरने में आए हुए हैं और जो माहौल है, जिस तरीके से यहाँ इसको क्रिमिनलाइज किया गया, एक तरीके से कम्युनलाइज किया गया, और नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या मुद्दा होगा शाहीन बाग के लोगों का, क्योंकि कल वोट डालना है? शाहीन बाग के लोगों का सबसे मेन मुद्दा हिंदू मुस्लिम एकता है, इसको मेंटेन रखना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट आती है उसको सबसे पहले इस कंसर्न पे ध्यान देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता जो बनी हुई है वो हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे एजुकेशन पे काम होना चाहिए। तीसरा, जो ये पोल्यूशन है वो कम होना चाहिए, प्लस ट्रैफिक की समस्या दूर होनी चाहिए। सबसे मेन इस समय ट्रैफिक की, पोल्यूशन, और जो हिंदू भाईचारा है, मुस्लिम भाईचारा है, वो सब बना रहना। माहौल ठीक हो। आप जैसे नौजवान लोग हैं, कल वोट डालना है, क्या आप लोगों के मुद्दे होंगे, क्या चाहते हैं, कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं आप लोग? सर, जैसे चल रहा है वैसे अच्छा है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा स्कूल है। जिस तरीके से विकास हुआ है दिल्ली में, इसी तरह का विकास होना चाहिए और अमन सुकून की जो है काम होना चाहिए। आप लोग शाहीन बाग में रहते हैं, ये ओखला का इलाका है, ओखला असेंबली हल्का है, क्या दरकार है यहाँ की? यहाँ पर किस तरह का काम करने की जरूरत है? सर, एजुकेशन सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है सर, और सेफ्टी वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है, पॉइंट है। और यहाँ के सर डेवलपमेंट मेन चीज़ है, जो इस एरिया को सर डेवलप करने के लिए सर लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए इस इलाके में? स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, या सड़कें नहीं है, क्या दिक्कत है जो आप चाहते हैं इस इलाके में जो भी चुनकर आए वो ये काम करे? जी सर, ये काम करना, ये सर ये कंसर्न पॉइंट है जो इन सब पे ध्यान दिया जाए सर। एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर लोगों को। बिल्कुल। देखिए, एक अहम सवाल पूछने जा रहा हूं। जिस तरह से शाहीन बाग का मुद्दा इस चुनाव में उसको मरकजी हैसियत हासिल हो गई, एक पार्टी की तरफ से लगातार उठाया गया, आप लोग क्या सोचते हैं, यह मुद्दा है या फिर यहाँ का कुछ अलग ही, यहाँ के लोग कुछ और चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो यही चाहते हैं ना, एनआरसी एनपीआर जो भी जिस वजह से परेशान है सब लोग, ये सब खत्म कर दिया जाए ना सरकार को, तभी तो माहौल में शांति आएगी, एक भाईचारा बनेगा। यह मुद्दा रहेगा आप लोगों का, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज फैसले की रात है, कल हमें वोट देना है। जी बिल्कुल, मुद्दा रहेगा, ये उसी आधार पे वोट चलेगा। एनआरसी की बात कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आप बताइए भाई साहब, कल वोटिंग का दिन है, कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं आप, क्या मुद्दा है? हम शांत दिल्ली देखना चाहते हैं,
सुकून से रहना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो हमें सुकून से रहने नहीं देती है। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दिल्ली अभी भाजपा की सरकार का मसला नहीं है, अभी मरकज की सरकार का मसला नहीं है, दिल्ली की सरकार आप लोग चुनने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार चुनने जा रहे हैं। अभी हम 5 साल पहले जो केजरीवाल को चुने थे, हम लोग सही चुने हुए थे, है ना। आज जो है भाजपा जो है लोगों को बलगला रही है। अच्छा, जिस तरह से शाहीन बाग का मुद्दा यहाँ पर लगातार इलेक्शन में गूंजता रहा, बयान दिए गए, कहीं देशद्रोही कहा गया, कभी राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, कहीं कहा गया कि अपनी आवाज उठा रहे हैं, हक की आवाज है, तो आप लोगों को क्या इससे तकलीफ हुई? नहीं, हक का आवाज उठाना इसमें देशद्रोही का काम नहीं है। अब लोग कहते हैं कि देशद्रोही हैं। यहाँ शाहीन बाग में जो औरतें बैठी हुई है वो 500 रुपया लेकर के बैठी हुई हैं। हम भाजपा को बोलते हैं, भाजपा की सरकार को बोलते हैं, तड़ीपार को बोलते हैं कि वो आए और यहाँ पे बैठे, हम उसको 5000 रुपया देंगे, एक रात गुजार के दिखला दे। नहीं, ठीक है भाई साहब, कल वोट करना है आप लोगों को, तो आप लोग कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं, कैसा ओखला देखना चाहते हैं, कैसे? मैं सर क्या बोलूं, जो NPR है ये सब वापस ले सर। हाँ। बस और क्या चाहते हैं सर, मतलब सड़कों पे है तो अपने अपने घर जाए। जो हमारे बहन माँ बैठी है यहाँ, आज 1.5-2 महीना हो गया, क्या इस सरकार को सुनना नहीं चाहिए? अच्छा, कल वोट तो देना है ना, हक का इस्तेमाल करना है सर। वो तो हम अपने दिल के अंदर है, क्या करना है। हाँ। मैं आपको कैसे बताऊं क्या करना है? नहीं, जो करना है करिए, वो आपका अपना फैसला है। बिल्कुल सर, वोट का तो मसला ही अलग है सर। आप नौजवान हैं, आप कहा जाता है नौजवानों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप लोग क्या जिम्मेदारी उठाने वाले हैं? क्योंकि दिल्ली की सरकार हमें चुनना है, क्या मुद्दा रहेगा, कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी 5 साल पहले केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने अपने एतबार से बहुत ही अच्छा काम किया और उससे सारे आदमी मुतमईन हैं और वो अच्छा काम किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, किसी भी पार्टी का नाम न ले, अपना मुद्दा बताएं कि हम ये चाहते हैं। ठीक है खुर्रम, हम दोबारा से आपके पास आएंगे, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रखिए। हम शाहीन बाग का, क्योंकि इस बार का जो इशू है वो दिल्ली के चुनाव में पूरा हावी रहा है, शाहीन बाग का इशू, तो इस पर हम दोबारा से खुर्रम आपके पास लौट कर आएंगे और वहां के लोगों की राय और उनका रद्द-ए-अमल जो है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाहीन बाग वालों को हमने तफसील से सुना और शाहीन बाग के लोगों का यही कहना है कि उनके जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, बिजली, पानी, हेल्थ और सेहत, इसी पर एक तरह से और काम होने की जरूरत है और इसी पर काम होना चाहिए। आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और अमन पर जो पार्टी काम करे, जो जमात काम करे, ऐसी जमात को चाह रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ लोग क्योंकि पूरी, ये तो शाहीन बाग के लोगों का एक नजरिया है और उनका रिएक्शन है, लेकिन पूरी दिल्ली आखिर क्या कुछ सोच रही है, दिल्ली के जहन में क्या कुछ चल रहा है? आज दिल्ली चुनाव से पहले की आखिरी रात है और यह रात सभी के लिए बहुत एक तरह से कहा जाए कि मुश्किल भी होगी, क्योंकि उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होंगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली वाले पुरजोश हैं जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए। इसी पर हम बात करेंगे कि किसकी होगी इस बार दिल्ली। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कमर अली साहब बीजेपी लीडर हैं, शकीलुज्जमान अंसारी साहब एक्स मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आप, मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप दिल्ली की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं। मेरे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 तहसीन मुनव्वर साहब भी जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं तहसीन मुनव्वर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपने भी अभी सुना कि शाहीन बाग पर पूरी सियासत इस बार जो दिल्ली का चुनाव है, पूरी सियासत इस चुनाव की शाहीन बाग पर हुई, लेकिन शाहीन बाग के लोगों का रिएक्शन आपने सुना कि ये लोग चाहते हैं कि बुनियादी जो मसाइल हैं उस पर काम होना चाहिए। ऐसी सरकार आए जो आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और इसके अलावा लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर काम करे। देखिए, ये अबू रहरा, जो ये चुनाव जो है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने कामों के ऊपर लड़ना चाहते थे और शाहीन बाग वालों ने ना कभी चाहा था कि ये दिल्ली इलेक्शन का मुद्दा बने, ना जो है सियासी पार्टियां जो दिल्ली की हैं वो चाहती थी, खासतौर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आया भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की
कि शाहीन बाग को मुद्दा बनाया जा सकता है। और फिर जो और ये आखिर के 10 दिन जो है इसमें हमने देखा कि इसको मुद्दा बनाने के लिए इस तरह के बयानात भी दिए गए कि जहां पर शाहीन बाग जो है वो मरकज में आ गया, शाहीन बाग को मरकजियत हासिल हो गई दिल्ली के इंतखाबात में। लेकिन आप इसमें देखिएगा कि आम आदमी पार्टी ने खुद को इतना साफ बचाया है शाहीन बाग वाले मामले से, उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था, आगाज से ही उनको लग रहा था या उनको इस बात की खबर थी कि उनको किसी ना किसी तौर पर दिल्ली में इस तरीके से उलझाए जाने की कोशिश हो रही है कि ये जो है कहीं ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि जब अपना 10 दिन का गारंटी कार्ड लेकर आए, वादों का वो लेकर आए, उन्होंने जब कहा क्या ये काम पर बहस कर लेते हैं, तो वो अपने तौर पर उनको इस बात का यकीन था कि दिल्ली की जो जनता है, क्योंकि उनको मालूम है 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी के जो रहनुमा है नरेंद्र मोदी साहब अपने पीक पर थे, उस दौरान दिल्ली की जनता ने, जबकि विकास का नारा जो है नरेंद्र मोदी साहब का उस वक्त बहुत अहम था, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने ये मान के चली कि मरकज में अगर नरेंद्र मोदी साहब हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मौका दिया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि 2015 में जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पीक पर थी, तब आम आदमी पार्टी जो है 67 सीटें लेकर आई थी। तो यह महसूस किया जा रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बार भी कहीं ना कहीं जो है बढ़त बनाए हुए है आगाज से ही। तो यहां पर आके अब ये जो गुज़िश्ता 10 दिन में जो कुछ हुआ है वो सियासत क्या वोटरों के दिमाग तक पहुंच पाई है कि नहीं, या ये सिर्फ जो है ये जितना भी शोर शराबा है वो सिर्फ ये पार्टीज के दरमियान रहा है या उनके वर्कर्स के दरमियान रहा है। क्योंकि जिस अंदाज से दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, एक तरीके से नेताओं का बम्बार्मेंट किया है उन्होंने, कारपेट बॉम्बिंग मैं कहूं कि मतलब 200 के करीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके सीएम सारे आ गए, आपके प्राइम मिनिस्टर की रैलीज हो गई, इस तरह की जो चीजें हुई हैं। और ये सिर्फ ये हमें जो ऊपर से नजर आ रहा है, लेकिन माइन्यूट लेवल पे अभी कोई मुझे बता रहे थे कि उनकी मालनगर में एक उनका इलाका है जिसमें सिर्फ 130 घर है, उसमें जो है पिछले 48 घंटों में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक आने की कोशिश कर रहे हैं, काउंसिलर लेवल पे, हर लेवल पे, बूथ लेवल पे। तो इस तरह से ये हम बात जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो अपने हर चुनाव को, वो चाहे जिस लेवल का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत पूरे तरीके से लड़ती है। लेकिन दिल्ली की जो हुकूमत है वो बहुत आधी अधूरी हुकूमत है, इसके पास कुछ पावर्स भी नहीं है। दिल्ली कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ इलाका भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी आप कहें कि बहुत बड़ी रियासत है दिल्ली, लेकिन उसमें जिस तरीके से यहां पे इंतखाब लड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो यकीनी तौर पर यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत ही मजबूत बुनियाद पर खड़े हुए हैं और उनसे यहां पर दिल्ली में टकराना जो है वो बड़ा मुश्किल से लग रहा है। और जो मैं आपकी रिपोर्ट में भी देख रहा था, कांग्रेस यकीनी तौर पर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस ने यहां पर एक बहुत जबरदस्त चाल चली है, उन्होंने अपने कैंडिडेट तो खड़े किए हैं कांग्रेस ने, लेकिन मैं बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर जो दिल्ली के हैं उनके गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल था, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, जबकि उनके पास दिल्ली के जो सदर हैं कांग्रेस के, उनका फोन भी आ रहा था लेकिन वो उठा भी नहीं रहे थे, उनको इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि कांग्रेस दिल्ली में सिर्फ अपने जो कैडर है उसको बचाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने के लिए कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी गफलत में रहे, तो कांग्रेस ने उस लिहाज से अपने उम्मीदवार खड़े किए। और कहीं पर भी कांग्रेस के जो अगर उम्मीदवार कोई एक आध जीत भी जाता है तो वो इस अंदाज से जीतेगा कि उसकी अपनी जो है जाती तौर पर एक जो वोटरों के साथ उसने काम वाम किए होंगे गुज़िश्ता 5 बरस में, या वोटरों के साथ उसका एक अलग जो है राब्ता होगा उस लिहाज से। लेकिन कांग्रेस के आप बड़े बड़े लीडर भी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस ने उस तरीके से दिल्ली का असेंबली इंतखाब लड़ा ही नहीं, जैसे 2015 में लड़ा था। कांग्रेस ने जंग से पहले ही एक तरह से हथियार डाल दिए थे। इस पर और हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि लाएअमल कहीं पर कांग्रेस का है। कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर महसूस किया है कि अगर वो इस जंग में आए तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, वो उस तरीके से लड़े नहीं है। मतलब कांग्रेस को अपने जीतने की फिक्र नहीं, उसे फिक्र है कि किस तरह से बीजेपी को हराया जाए। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत तफसील से तहसीन साहब ने सारी चीजें दिल्ली की रख दी। क्या आप मानते हैं कि पिछले 10 दिन जो है जिस पर शाहीन बाग पर जमकर सियासत की गई, क्या ये वाकई में असरअंदाज होंगे? जो शाहीन बाग है वो दिल्ली के नतीजों पर असरअंदाज होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के लोग समझदार हैं
वो चीज़ों को समझते हैं और वो किसी भी जज्बाती इशू में नहीं पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बहुत कोशिश की गई, उसको बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि इसकी वजह से पूरी दिल्ली फ्रीज हो गई, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया और तमाम चीज़ें कही गई नहीं। मैंने आप ही के चैनल पे सवाल किया था, एक बीजेपी के तर्जुमान थे कि क्या जो जीडीपी की ग्रोथ कम हुई है तो क्या वो शाहीन बाग की वजह से, अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो क्या वो शाहीन बाग की वजह से, अगर महंगाई बढ़ी है तो क्या वो शाहीन बाग की वजह से। और मैंने इस किस्म से कई सवाल किए थे कि अगर ये एयर इंडिया बिक रहा है, अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिक रहा है, अगर रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, अगर LIC को प्राइवेट किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, तो क्या ये शाहीन बाग की वजह से है? तो उसका कोई जवाब नहीं था। तो देखिए, लोग जानते हैं कि क्या इशू है और क्या नहीं है, और लोग ये भी समझते हैं कि शाहीन बाग में किस लिए बैठे हैं। फिर इलेक्शन बहुत बाद में अनाउंस हुआ है, 2 महीने से वहां पे लोग धरने पे बैठे हैं। लेकिन चूंकि सियासत है और सियासत में मौके की तलाश करती हैं पार्टियां, बीजेपी को ये सूट करता है। ये पहला मौका नहीं है, हमेशा जो है वो इस तरीके की चीजें लेकर के बीजेपी आती है। अभी आप देखिए कि 2 दिन पहले वो अयोध्या में जो ट्रस्ट बन रहा है राम मंदिर की तामीर का, वो लेकर के वो भी एक इशू बना। तो इस तरीके की चीजें वो हमेशा लेकर के आती है। लेकिन मैं चूंकि दिल्ली में गलियों में भी जाता हूं, चाय पानी वालों से भी मुलाकात करता हूं, एक खबर तो ये भी है, मैं आपको बताऊं कि लोगों ने कहा कि दिल्ली वालों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया है, वो सिर्फ मोबाइल पर चीजें देखते हैं। तो एक खबर ये भी है। अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं समझता कि शाहीन बाग का बहुत ज्यादा कोई असर होगा। तो इसलिए हुरैरा साहब, मैं ये बिल्कुल एक तरीके से पुरुम्मीद भी हूं कि जो भी इलेक्शन होगा वो असल इशू पर होगा, ना कि किसी जज्बाती इशू पर। ठीक है, मैं कमर अली साहब, शाहीन बाग पर बीजेपी ने बहुत ज्यादा फोकस किया, जिस तरह से तहसीन साहब ने बताया या मुमताज साहब ने बताया, और जिस तरह से पूरी सियासत शाहीन बाग पर बीजेपी की तरफ से खासतौर से हुई वो तो सबके सामने है। क्या सिर्फ पिछले 20 साल से बीजेपी, क्योंकि दिल्ली में सरकार में एक तरह से नहीं है, कोई इशू उसके पास था नहीं, और शाहीन बाग आने के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा इशू हाथ लग गया और उसने यही सोचा कि इसी पर फोकस किया जाए। फरमाया कि मुसलमान कर करके लोगों ने उनको कहां पहुंचा दिया। हम उन्हें भारत का नागरिक मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा। ये बड़ी बदकिस्मती है अबू हुरैरा भाई कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझा गया और वोट बैंक के तरीके इस्तेमाल किया गया, और आज भी उनका इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस द्वारा, आपके द्वारा, अन्य पार्टियों द्वारा उनका इस्तेमाल, चाहे लखनऊ हो, घंटा घर हो, चाहे आपका शाहीन बाग हो। ये बड़ी बदकिस्मती है। जो एजुकेशन में 36% आजादी के बाद मुसलमान रहा हो, उसको दलित से बुरी स्थिति पहुंचाने में कांग्रेस का अपना बहुत बड़ा योगदान। दिल्ली का चुनाव कहां पर आप पाते हैं? क्योंकि पिछले 20 साल से बीजेपी दिल्ली की सरकार से बाहर है जी। दिल्ली के चुनाव पर सीधे सीधे बात कीजिए। नहीं, देखिए, राजनीतिक में जब उन्होंने इस्तेमाल किया, बात को आप समझिएगा, जब मुसलमानों को उन्होंने इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए, किसी भी पार्टी ने इस्तेमाल किया, जिनका वोट लिया उनको आई रोड पर बैठा दिया। तो जिसको लगभग 60 दिन होने वाले हैं उनको रोड पर बैठा दिया, क्या उनके बारे में बात भी नहीं होगी? ये आप बताइए बोरा भाई, बात तो होगी ना उनके बारे में। बिठाला अपोजिशन में और बात बीजेपी कर रही है। उनके शाहीन बाग जैसे धरने कमर साहब के हिसाब से, और उस पर बात बीजेपी कर रही है। मैं शकीलुज़्ज़मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। शकीलुज़्ज़मा साहब, जाहिर सी बात है कि शाहीन बाग का इशू तो पूरा गर्म रहा इस पूरे इलेक्शन में, लेकिन शकीलुज़्ज़मा साहब, जिस तरह से हम कांग्रेस की एक्टिविटी देख रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से हम देख रहे हैं इस चुनाव में कि बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, जो बड़े चेहरे थे वो भी कहीं पूरे चुनाव में नजर नहीं आए। क्या वाकई में जो बात तहसीन साहब कह रहे थे कि चुनाव लड़ने से पहले ही एक तरह से हथियार डाल दिए कांग्रेस ने? देखिए, हम तहसीन भाई की बातों को इनकार करते हैं, हम इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हैं जी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट के बाद पर हो और दिल्ली का जो चुनाव
डेवलपमेंट का कोई मॉडल अगर है तो वो कांग्रेस का मॉडल है, कांग्रेस का दिया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बीजेपी वाले घुमा फिरा के जब इन्होंने डेवलपमेंट के कोई काम केंद्र में नहीं किए, नौजवान रोटी की तलाश में कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई, 15 लाख रुपए उनके जेब में नहीं मिले, अकाउंट खाली है कि खाली है। और जब जीडीपी इस देश का सबसे ज्यादा गिर गया और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब तरीन इस मुल्क का है, तो मोदी जी नफरत की आग फैला रहे हैं और उसी नफरत की आग के सिलसिले में इन्होंने लाया है CAA और NRC की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि शाहीन बाग का इशू एक जमहूरी मुल्क में सिर्फ एक एहतजाज का इशू है कि जमहूरी मुल्क में लोगों को राइट है एक सिटीजन को कि अपनी बात को रखे, लेकिन इनको तो कॉमनल बनाना है। और एक पार्टी ऐसी है नहीं, शकील मेरा सवाल ये था ये सारी चीजें आपकी सही है, उनके ऊपर इल्जाम आएगा। एक सेकंड, नहीं अपनी जगह सारी चीजें सही है। मैं शकील जमा साहब ये कह रहा हूं कि इन्हीं इश्यूज पर कांग्रेस आखिर नजर क्यों नहीं आ रही है दिल्ली के चुनाव में? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आप देख लीजिए कि 2 से 3 रैलियां होती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का होमवर्क देखिए कि 200 से ज्यादा एमपीज उन्होंने मैदान में उतार दिए। वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब सभी लगे हुए हैं दिन रात दिल्ली के चुनाव पर। कांग्रेस इतनी मुस्तैद नजर क्यों नहीं आई? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को यह मुद्दा जो है इस मुल्क में और इस मुल्क से नफरत की आग को जो ये दिल्ली के चुनाव में ये ले आए हैं, तो वो इसलिए पूरी टीम के साथ शकील जमा साहब यही तो मेरा कहना है कि अगर बीजेपी उधर नफरत फैला रही थी तो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कांग्रेस क्यों नहीं निकली? मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कांग्रेस नजर क्यों नहीं आई दिल्ली में? ये है, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए अबू हुरैरा भाई। सच्चाई ये है कि बीजेपी की बात नहीं यहां चल रही है, लेकिन क्या बात है कि आम आदमी के पार्टी के लोग भी शाहीन बाग से अपने आप को जोड़ नहीं रहे हैं, अलग रख रहे हैं। जो इस मुल्क के ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, ठीक है, लगता है जी मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी से शकील साहब इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, क्योंकि मैंने सबसे आखिर में समझा आपसे जवाब लिया जाए, क्योंकि सबसे अहम आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में माना जा रहा है दावेदार के तौर पर, और सबसे ज्यादा प्रेशर भी आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर ही होगा। जो सवाल बार बार किया जा रहा है, शकील जमा अंसारी साहब ने भी यह सवाल किया कि आखिर आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग धरने से अपने आप को क्यों अलग रखा? सभी अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं शाहीन बाग से, आखिर आम आदमी पार्टी ने इससे अपने आप को अलग क्यों रखा? भारद्वाज जी। देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि शाहीन बाग का मसला एनआरसी और सीए से जुड़ा हुआ है। एनआरसी और सीए जो है केंद्र सरकार का कानून है। उन लोगों की डिमांड सिर्फ यह है कि वो उस कानून से विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या इस देश में कोई अगर कानून से विरोध दर्ज करेगा तो उसे देशद्रोही कह दिया जाएगा, उसे पाकिस्तानी कह दिया जाएगा? इस तरीके की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि जो शाहीन बाग में बैठे उनको देशद्रोही बताया जाता है, उनको पाकिस्तानी बताया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही नरेंद्र मोदी थे जो ट्रिपल तलाक पे रुमाल ले लेके आंसू पोंछ रहे थे, कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरी आंखें भर आती है। क्या वो मुस्लिम महिलाएं रोड पे बैठी है सड़क पे बच्चों के साथ, क्या नरेंद्र मोदी का प्यार खत्म हो गया उन मुस्लिम महिलाओं से? क्या नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं? उन महिलाओं के आंसू पोंछने तो केजरीवाल भी नहीं गए, लोकतंत्र में सिसोदिया और संजय सिंह भी नहीं उन महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए गए शाहीन बाग पर, जो 50 दिनों से ज्यादा से बैठी हुई हैं। नहीं भारद्वाज जी, आप केजरीवाल तो जा सकते थे, अगर पीएम मोदी और अमित शाह नहीं गए तो केजरीवाल तो जा सकते थे वहां तक। अरे मैं जवाब दे रहा हूं सर, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने आखिर में मुझसे जवाब लिया, मैं आधे घंटे से बैठा हूं, मेरी जवाब भी तो सुन लोगे? जी भारद्वाज जी, कह रहा हूं कि उन लोगों की नाराजगी किससे है, उन लोगों का विरोध किससे है? उन लोगों का विरोध किससे है? दिल्ली में पुलिस व्यवस्था किसके पास है, कानून व्यवस्था किसके पास है?
ये सारे सवाल है। और अभी आपने देखा पैकेज में चलाया कि शाहीन बाग के लोग क्या कह रहे हैं कि हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें बिजली फ्री चाहिए, हमें पानी फ्री चाहिए, हमें दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं आम नागरिक को मिल रही है, वो आम नागरिक अपनी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहा है, आम नागरिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहा है, संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है। ये संविधान में, लोकतंत्र में हर आदमी को, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो सरकार से असहमत हो सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या बोला जाता है? देशद्रोही। उनको क्या बोला जाता है? पाकिस्तान के हमदर्द है। उनको क्या बोला जाता है? इनको गोली मार दो। ये क्या हो रहा है? आज अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक कर रहा है, सरकारी अस्पताल ठीक कर रहा है, दिल्ली के गरीब आदमी को इस महंगाई के दौर में बिजली पानी के नाम पे राहत देने की बात कर रहा है, महिलाओं को यात्रा फ्री बात कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को क्या बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है? बात बताइए ना। अरे सर, बीच में नहीं, नो ना, ये तरीका ठीक नहीं। इसका जवाब आप दे दीजिए। आप बहुत लंबी तकरीर किया। भारद्वाज जी, सवाल तो पूछा जाएगा। भारद्वाज जी, सवाल तो पूछा जाएगा। दिल्ली की पुलिस मेरे पास होती तो शाहीन बाग में हम 2 दिन में हटा देते, 2 घंटे में हटा देते। इसका जवाब दीजिए ना। और वो लुकमान चौधरी कौन था जो पहली बार गया था शाहीन बाग में तमंचा लहराते हुए? इसका जवाब दीजिए। ये 3 सवाल के जवाब चाहिए। पेट में दर्द, हाँ बता रहा हूं, वो जो तमंचा लहरा रहा था वो अपराधी था, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस आज नपुंसक की तरह खड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। आज दिल्ली में 24 घंटे में 20 मर्डर होते हैं। आज दिल्ली में डकैती हो रही है। मुझे एक कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, भारद्वाज जी, छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे। और यह भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि शाहीन बाग पर सभी पार्टियां अपना फायदा और नुकसान तो देख रही हैं। दिल्ली में सभी पार्टियों ने इस पर सियासत की है, चाहे किसी ने जाकर सियासत की और दूसरी तरफ किसी ने ना जाकर सियासत की हो। सियासत हर तरह से शाहीन बाग पर एक तरह से हो रही है और हुई है। छोटा सा ब्रेक लेना है। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ही जलवा बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी अब पलटवार करने जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट कर आते हैं। तो दिल्ली इंतखाबात के तहत कल एक तरह से वोट डाले जाएंगे असेंबली इंतखाबात के तहत, और अब कुछ ही घंटे रह गए। कल सुबह 8 बजे से पोलिंग होनी है और न्यूज 18 उर्दू भी लगातार अपने नाजरीन से जो दिल्ली में रहते हैं उनसे यही अपील कर रहा है कि सुबह सबसे पहले अपना वोट, अपना जो हक है उसका इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद दूसरे काम कीजिएगा। लेकिन इससे पहले जो सियासत हुई है, क्या कुछ तस्वीर दिल्ली की बनकर उभर रही है, क्या कुछ जो आंकड़े हैं, क्या उसमें कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है दिल्ली के इंतखाबात में? इसी पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग भी बहुत बड़ा इशू इस बार दिल्ली के चुनाव में बना हुआ है, बल्कि यूं कहा जाए कि सबसे अहम फैक्टर एक तरह से बन गया है। सीधे हम शाहीन बाग का ही रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, डिबेट के पहले हिस्से में जिस इशू पर हमने बात की कि आखिर अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग क्यों नहीं गए, शाहीन बाग के लोगों का इस सवाल पर क्या कुछ कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, शाहीन बाग और मुस्लिम इलाकों से उनका एक अच्छा राब्ता रहा है, वो शाहीन बाग नहीं पहुंचे अभी तक, उस पर शाहीन बाग वालों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल हुरैरा, मेरे साथ लोग मौजूद हैं और ये आपका जो सवाल है, यानी कि सियासत कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग साथ में शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं, कुछ लोग दूरी बनाते हैं और कुछ लोग इतने दूर चले जाते हैं कि वो शाहीन बाग को कुछ और ही कहना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। एक सवाल बड़ा उठाया गया है कि हमने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, लेकिन वजीर आला, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग नहीं आए, उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। आप लोगों को कैसा लगा? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल का यहाँ ना आना ये बहुत ही दुखद है। मैं केजरीवाल को यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है, और लेकिन केजरीवाल यहाँ ना आकर के बहुत महान गलती किया उसने। और जो ये इलेक्शन का जहाँ तक मामला है, ये जो है विकास के मुद्दे पे ओखला की जनता जो है वोट करेगी। आप बताइए, ये जो मसला है कि बहुत सारे लोग आए लेकिन कुछ ना कुछ दूरी, कुछ लोगों ने दूरी बनाई, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा दूरी बनाई, कुछ लोग करीब रहे, ये केजरीवाल यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर आके राजनीति करने से फायदा है, राजनीति नहीं करनी है यहाँ पे। ये मंच किसी राजनीति के लिए नहीं बनाया है, ये आम जनता का मंच है, ये हमारे लोगों का प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान के लोगों का प्रोटेस्ट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। आप बार बार इसको पॉलिटिकल पार्टी पे मत ले जाइए, ये हमारा प्रोटेस्ट है। हम नहीं चाहते यहाँ सीएम आए या पीएम आए या कोई भी आए, अगर आना है तो हमारे मुद्दों के लिए आए,
हमसे बात करने के लिए आए हैं। सिर्फ ये नहीं कि आ गए आप, सिर्फ आना नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज अगर कहीं भी है हमारे दिलों में है। वो एक विकास के लिए काम कर रहे हैं और दिल्ली को एक मॉडल बना रहे हैं। आने वाले चुनाव हिंदुस्तान में जो होंगे वो दिल्ली को मॉडल पेश किया जाएगा कि दिल्ली में जैसा विकास हुआ है और प्रदेशों में हो। मतलब वो यहाँ पर नहीं आए, आपको कोई नाराजगी नहीं? हमें किसी से नाराजगी नहीं है, हमें सिर्फ मोदी से नाराजगी है, अमित शाह से नाराजगी है, इस बिल से नाराजगी है। हमें और किसी चीज से नाराजगी नहीं है, हमें इस बिल से नाराजगी है। कल हम भी आप सब लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग कल जब सुबह उठें तो सबसे पहले अपना वोट करें और अपना हक राय दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बड़ा ही अहम फरीजा होता है। आप जैसे नौजवान क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, वजीर आला, लेकिन यही नहीं आए। कोई नाराजगी है? कल का जब वोट करेंगे आप लोग तो क्या मुद्दा होगा? क्या ये मुद्दा अलग हो जाएगा, दिल्ली का मुद्दा अलग होगा? देखिए सर, हमारा वोट से और प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उससे प्रोटेस्ट अपनी हर जगह पे है। प्रोटेस्ट का काम है सिर्फ सरकार से एनआरसी के लिए, एनआरसी सीएए को रिजेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट चल रही है। तो कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है प्रोटेस्ट से। और रही बात सरकार की वोटिंग की, जिसको जो हमारे जेल में होंगे, जो गवर्नमेंट आएगी उसको मेजोरिटी। कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं आप नौजवान हैं, कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं? यहाँ पर कई लोग आए, कई लोगों ने दूरी बनाई, आप कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं? क्या कोई नाराजगी है किसी के आने ना आने से, या कोई मुद्दा बनेगा? ये नाराजगी किसी चीज़ को लेकर नहीं है, बस ये प्रोटेस्ट अलग है और वो जो इलेक्शन का मुद्दा वो अलग है। यहाँ पे वो आते हैं नहीं आते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन का मुद्दा ये है कि अगर जो अच्छा काम करते हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं। भाई आप बताइए जी, क्या कहेंगे? वज़ीर आला नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका नहीं आना अच्छा है, अच्छा संकेत है। हम ये चाहते हैं, मोदी जी से अनुरोध करते हैं, हमारा जो है एनआरसी और ठीक है खुर्रम, हम दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। शाहीन बाग वालों का इस सवाल पर मिला जुला एक तरह से रद्द अमल है कि आखिर केजरीवाल शाहीन बाग के धरने में अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है? शाहीन बाग के लोगों ने तो कहा, कुछ लोगों ने मायूसी जाहिर की कि अरविंद केजरीवाल नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देखिए सियासत अपनी तरफ है और जो ये इशू है ये हम दस्तूर को बचाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का यहां ना आना एक तरह से ठीक रहा कि सियासत नहीं हुई। सिर्फ एक शख्स ने बोला था। ये बिल्कुल, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं गए तब उनको कह दिया गया कि वो दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तानी है और न जाने क्या क्या कह दिया गया, उसको जिस तरीके से इशू बनाया गया। और अगर वो पहुंच जाते तो मैं समझता हूं पता नहीं क्या कह दिया जाता। तो अगर डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शन हो रहा था और जैसा कि तहसीन मुनव्वर साहब ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल उसको डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते थे, जो काम है, जो तरक्याती काम है उसकी तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन घसीट के इलेक्शन को शाहीन बाग की तरफ लाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की दानिशमंदी है कि उन्होंने खुद को बचाया। उनके जाने से मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता, क्योंकि ये नेशनल इशू है और इसको वजीर दाखिला जो ये कह रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो ये उनका मसला था। तो इसलिए अगर बिल्कुल तहसीन मुनव्वर साहब, ये जो बात मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग धरने में चले जाते, शाहीन बाग धरने पर जिस तरह से बयानबाजी बीजेपी ने की ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी करने लगती, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में चुनाव का जो रुख है वो बिल्कुल बदल जाता? नहीं, देखिए, शुरू से अरविंद केजरीवाल ने ये मान के चले, क्योंकि मेरी बीच में कुछ रहनुमाओं से इनके बात भी हुई आम आदमी पार्टी के, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनको ये लगा कि जैसे जामिया में जो कुछ हुआ जामिया के बच्चों के साथ, या उसके बाद जो जेएनयू में हुआ, इनको लगा कि कहीं ना कहीं हमको उसमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है कि हम जेएनयू पहुंच जाएं। तो उनको याद है कि पहले कन्हैया वाला जैसा वाकया हुआ था, उसमें कुछ चैनल्स वगैरह ने उस तरह के वीडियोस चलाए जिसमें ऑडियो वगैरह मिक्सड अप कर दी गई, या उनको जो है एंटी नेशनल बताने की कोशिश की गई। तो कहीं ये जो है चुनाव जो है इसका जो डिस्कशन कोर्स है वो कहीं चेंज ना हो जाए, तो ये उससे बचकर चले।
मुझे लगता है कि कल इंतखाबात अगर हो जाएंगे, हो सकता है अरविंद केजरीवाल कल रात में पहुंच जाए या रिजल्ट आने के बाद पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं, और ये देखिए सबको ये महसूस हो रहा है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे तो 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उस पर शायद असर पड़ जाए। लेकिन मैंने बहुत बात की, जब मैं हमारे मसाइल लेके गया मालवीय नगर वगैरह उस इलाके में, तो वहां पे ये बात हुई तो लोगों से ये पता, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि वो किस स्ट्रेटजी के तहत वहां नहीं जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को अगर देखा जाए तो वो काम पर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो लोग कांग्रेस भी, जैसे शकील जमान अंसारी साहब कह रहे थे कि वो भी काम पर लड़ रहे हैं, लेकिन वो शीला दीक्षित के जमाने के काम पर लड़ रहे हैं। तो आगे अब जब जैसे शकील साहब कह रहे थे कि हम लोग लड़ रहे हैं, अगर ये लड़ रहे होते तो इनके रोड शोज होते, जिस तरह इन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था वैसे नहीं लड़ रहे हैं। ये बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस जो है वो समझ कर चल रही है और संभल कर चल रही है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी संभल कर चल रहे हैं और समझ कर चल रहे हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का मामला है, नरेंद्र मोदी जो है वजीर आजम, ये हमेशा इन्होंने कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये बहुत ही ताकत के साथ लड़ते हैं। वो दिल्ली में भी नजर आ रहा है इन चुनाव के अंदर। शकीलुज़्ज़मान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि दिल्ली का इलेक्शन शाहीन बाग बना, क्यों बना? CAA की वजह से बना, और CAA के लिए पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की रहनुमाई में बहुत सारी पार्टियों ने इसको रिजेक्ट किया और अपनी ताकत से वहां कहा कि हम इस कानून के खिलाफ वोट भी किया, लेकिन उनकी मेजॉरिटी है, पास हो गई। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर इलेक्शन के लिए सिर्फ एहतियात करती रहेगी तो आखिर गरीबों का इशू, दलितों का इशू, अकलियतों का इशू कौन उठाएगा? ये तो बताइए ना कि हम एहतियात कर रहे हैं कि इलेक्शन में बीजेपी को हटाएंगे, और लेकिन हम अकलियत के इशू, दलित के इशू, ओबीसी के इशू नहीं उठाएंगे। पार्लियामेंट में भी इन्होंने यही क्या तकरीर कर दिया और वॉकआउट कर दिया। मालूम था कि वॉकआउट करने से होगा। फिर राज्यसभा में कुछ अलग स्ट्रेटजी किया। यहाँ आपने, ठीक है, भारद्वाज जी इसका जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं आए भाई? ठीक है, सवाल ये कि हमारे शकील साहब इसका जवाब ले लेता हूं। भारद्वाज जी जवाब दे रहे हैं। अकलियत के इशू को आप एहतियात के नाम पर पीछे ढकेल देंगे। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। भारद्वाज जी, डेमोक्रेसी के लिए भारद्वाज जी, इतनी भी इतनी ज्यादा आखिर जवाब दे जी, इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजी या इस तरह की पॉलिसी जो शकील साहब कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में कुछ आपका स्टैंड रहा और उसके अलावा यहां पर इतना ज्यादा भी एहतियात आखिर शाहीन बाग से क्यों? मैं जवाब दे रहा हूं। शकील साहब थोड़ा धैर्य से सुन लेना, थोड़ी कड़वी लग सकती है बातें। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम दिल्ली में 2 करोड़ लोगों के लिए स्कूल ठीक कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों के लिए अस्पताल ठीक कर रहे हैं। दिल्ली में अगर बिजली फ्री मिल रही है तो कांग्रेस के आदमी को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले को मिल रही है, आम आदमी पार्टी वाले। अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगा रहे हैं तो उसमें मुसलमान नहीं देख रहे, उसमें हिंदू नहीं देख रहे, उसमें क्रिश्चियन नहीं देख रहे, उसमें ईसाई नहीं देख रहे। हमने दिल्ली के 2 करोड़ परिवारों को अपना परिवार मान के काम करा है। और शकील जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर लड़ाई लड़ी है किसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ओपनली, तो हमने लड़ी है। वाराणसी अरविंद केजरीवाल गए थे चुनाव लड़ने, कोई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी नहीं गए थे। हमें पता है, हमें मत सिखाओ, अपना आईना देखो। आप लोग की वजह से आज देश में मुसलमानों पे अत्याचार बढ़े हैं, आप लोगों की वजह से आज ओबीसी का शोषण हो रहा है। आप लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। हम दिल्ली में 2 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपराध से लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में। ज्ञानेंद्र जी, आप उसी कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं जिससे लेकर जानकार लोग ये कह रहे हैं, जिस तरह से तहसीन साहब या मुमताज आलम रिजवी साहब ने शुरू में कहा था कि कांग्रेस इस वजह से पूरे जोर शोर से नहीं लड़ रही है ताकि आम आदमी पार्टी का कहीं नुकसान ना हो जाए। आप उसी पर हमला कर रहे हैं। मैं कमर अली साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। कमर अली साहब, कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। ठीक है, कांग्रेस दिल्ली में 0 नंबर की पार्टी हो चुकी है, 0 नंबर की। कांग्रेस को दिल्ली में वोट देने का मतलब है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। ठीक है, मैं कमर साहब आपके पास आ रहा हूं। ले गए थे कांग्रेस 22% वोट कांग्रेस लेके गई थी लोकसभा में, आप 17% आ गए थे। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की और नोटा की लड़ाई है दिल्ली में। दिल्ली में कांग्रेस और नोटा की कंपटीशन है।
कांग्रेस ये कहीं ना सारी कहीं मैंने दिल्ली पार्टियों में के राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, सारे मेंबर, तुम एक यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हो, लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस कहीं नहीं है। कानून को पूरे हमने किया है। ठीक है, बात हो गई, बात तो मैं कमर से बाहर हूं, कमर साहब। अरे ठीक है, शकील साहब, बात हो गई। दलित और शकील साहब, ज्ञानेंद्र जी, बात हो गई, करोगे और तुम बात हो गई, आप लोगों की बात हो गई। शकील साहब, बात हो गई, मैं दोबारा से आ रहा हूं। शकील साहब, मैं आ रहा हूं, मैं कमर साहब आपके पास आ रहा हूं। कमर साहब, कमर अली साहब, शाहीन बाग के बाद भी क्या बीजेपी के लिए मुश्किल है, या दिल्ली, यूं कहें कि दिल्ली अभी दूर है बीजेपी के लिए, शाहीन बाग के बाद भी? नहीं, देखिए, अब हम सरकार बना रहे, बात ये नहीं है, बात इस बात को समझिए, चाहे आम पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबके लोकसभा राज्यसभा मेंबर थे। इन लोगों ने सीए कानून को लेकर समर्थन दिया लोकसभा राज्यसभा में। ये कैसी बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये कानून नागरिकता देने वाला लेने वाला नहीं है। ये मुसलमान को काहे मोहरा बना रहे हैं? ये क्या समझ रहे, किसको बेवकूफ बना रहे, किस जनता को बेवकूफ बना रहे? अभी तक अमित शाह ना समझ पाए। अरे आपने लोकसभा में, राज्यसभा में, नीला मैदान में कुछ सोनिया गांधी जी ने सीएए को लेकर किसको डांटा, समझाते किसको डांटा, ये बताइए हमें आप। अरे उन दोनों आप बताइए, जो कानून देश हित में है, जो कानून देश हित में है, आपने समर्थन किया है उस कानून का। इंटरनेशनल कानून है, कर रहे मुसलमानों को इसको इस बारे में करेगा कि देश की कैसे है, खिलाफ है, देश अरे जब कोई कानून में लोकसभा राज्यसभा वो न्याय का मंदिर है, वो न्याय का मंदिर है। उस न्याय के मंदिर में सारी पार्टियों ने साथ दिया है। आज आप बाहर निकल के गुमराह कर रहे हैं, जिनको 65 साल तक आपने मुसलमानों को अरे मैं ड्यूटी आ गई, इसके मतलब गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, बात हो गई, सब बात हो गई। मैं सीधे शाहीन बाग खुर्रम के पास सीधे चलूंगा। खुर्रम, क्या कुछ शाहीन बाग में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है? कल दिल्ली के लिए बहुत दिन है, जमहूरियत का जश्न मनाया जाएगा, वोटिंग का दिन है, नई सरकार बनेगी। क्या शाहीन बाग के इस धरने से, इस एहतिजाज से दिल्ली के लोगों के लिए कोई पैगाम दिया गया, कोई ऐलान किया गया है कि बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो लोग? जी हुरैरा, तो सवाल दोबारा पूछिए। खुर्रम, मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेज है शाहीन बाग का जो धरना है, यहां से क्या कल के इंतखाबात को लेकर, पोलिंग को लेकर कोई ऐलान किया गया है लोगों के लिए? देखिए हुरैरा, अभी तक इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता एक इस तरह की खबर मेरे पास जरूर आई है कि शाहीन बाग में एक शपथ ली गई है, एक हलफ उठाया गया है कि तमाम लोग वोट करेंगे, अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे और जमहूरियत के जश्न में शामिल होंगे। इस तरह की इत्तला मेरे पास है कि आज इस तरह का एक हलफ लेने की बात है। लेकिन किसी तरह का कोई ऐलान सियासी पार्टी के लिए ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए हुरैरा यहाँ पर ऐलान किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भाई, हमें ये बताइए कि हमने देखा इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं शाहीन बाग को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। क्या ये मुद्दा बनना आप लोगों को सही लगता है? सर, ये कहीं से भी सही नहीं है। हमारे संविधान के खिलाफ ये करा गया है सब कुछ। सर, जो भी राजनीति पार्टी हो रही है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन यहाँ पे आके किसी के बारे में कोई पूछ नहीं रहा है कि इंसान आज 52-55 दिन से लोग कैसे बैठे हुए हैं, कैसे प्रॉब्लम है। सर, अगर कोई सरकार का कोई नुमाइंदा अगर यहाँ आके बात करेगा जब भी तो वो चीज़ का समस्या का हल होगा, ऐसे नहीं होगा। आज फैसले की रात है, तो क्या लगता है आपको, हम लोग जब वोट करने जाएंगे तो या दिल्ली वोट करेगी तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा होगा? सर, इलेक्शन में ये है कि वोट ही देख के तो हम सबको बात पर कर पाते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हकीकत को ये हक है कि वोट से ही सरकार को बताएगा। अच्छा, आप बताइए। जी, आप बताइए क्या मुद्दा होगा कल का? शाहीन बाग के लोगों का मुद्दा क्या होगा? दिल्ली के मुद्दा क्या होगा? क्योंकि दिल्ली की जनता कल वोट करेगी, दिल्ली के आवाम को कल अपने हक रायदही का इस्तेमाल करना है। हम लोग बाइज्जत शहरी हैं और हमें चाहिए आगे बढ़ के वोट करना, क्योंकि ये जो मसला है ये मसला सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, वो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, जो कि सेंट्रल में नहीं है।
तो उनके लिए या फिर हम लोग सब मिलके जिस अपनी जगह वो प्रोटेस्ट अपनी जगह है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अपने अपना। ठीक है, मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं बहुत मुख्तसर में मैं चाह रहा हूं 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। क्या अभी तक दिल्ली के चुनाव को देखकर जिस तरह से तशहीरी मुहिम चली, कैंपेन चला, पूरे इस चुनाव का जो सरगर्मियां थी, क्या आपको लगता है कि 2020 में भी केजरीवाल का मुकाबला जो है केजरीवाल से ही होने जा रहा है दिल्ली के चुनाव में? बिल्कुल, ये तो दिख रहा है क्योंकि केजरीवाल 67 सीट लेकर के आए थे, 70 में से 3 सिर्फ बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। तो यकीनन केजरीवाल को ये लगेगा कि वो 50 से ज्यादा, यानी वो उस मकाम तक पहुंचना जरूर चाहेंगे वो केजरीवाल। लेकिन इसके बावजूद 2019 में जिस तरीके से शिकस्त हुई थी आम इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की, तो इसलिए वो कोई गलत फहमी या खुशफहमी भी नहीं, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी उसी मजबूती से यहाँ पे लड़ रही है। और वो भारद्वाज जी, तमाम पार्टियों से, भारद्वाज जी, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि 2015 का रिकॉर्ड 2020 में टूटेगा। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में आम आदमी पार्टी अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है 2020 में? निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम पहली ऐसी सरकार आजादी के बाद जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है, जो गारंटी कार्ड भी लेके जा रही है, और हमने चौराहे पे, सड़क पे खड़े होकर, पंचायत में खड़े होकर लोगों से पूछा कि आपका 5 साल का अनुभव कैसा रहा, तो लोग कहते हैं अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। ये दिल्ली के लोगों की आवाज है, इसलिए बार बार अरविंद जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, 11 तारीख को आप देखना 2015 से बड़ा मैंडेट दिल्ली के लोग हमें देने जा रहे हैं। और ये फिरका प्रश्न उठाते हैं आपके सामने आ जाएगा। जा रही है, ठीक है, शकील उज़्ज़मा साहब, ये जो बात हो गई, सबसे लेना चाह रहा हूं मैं शकील उज़्ज़मा साहब, शकील साहब, कांग्रेस के सामने जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि उसे अपना खाता खोलना है। तो बहुत शकील उज़्ज़मा साहब, दिल्ली में 2020 में कांग्रेस को अपना खाता कम से कम खोलना है इस बार। नहीं, खाता नहीं, आप देखिएगा जो रिजल्ट आएंगे ना, उससे लोग आंख खुली रह जाएगी। कमर अली साहब, -0 चले जाएंगे ये लोग। कमर अली साहब, बीजेपी क्या 3 से आगे बढ़ेगी? ये लोकसभा में, राज्यसभा में सीए का समर्थन करते हैं और वहां बाहर आके ये कमर अली साहब, पूरा डिबेट हो गया, आप दिल्ली के चुनाव पर तो बोले ही नहीं, आप सिर्फ शहरियत तरमीमी कानून सीए उसी पर बोलते रहे। पार्टी को कमर अली साहब, मेरा पूरा डिबेट 1 घंटे का खत्म हो रहा है, आप डिबेट पर और दिल्ली के चुनाव पर तो बोले ही नहीं। ये क्या जाहिर करता है कमर साहब? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है अबू हुरैरा भाई, वहां की आवाम इनको जवाब देने जा रही है। 11 तारीख को फिर हम आपके साथ बैठेंगे, सरकार बनने जा रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल 11 को भी हमारी मुलाकात होगी। तहसीन मुनव्वर साहब, एक लास्ट कमेंट। ठीक है, तहसीन मुनव्वर साहब, क्या वाकई में जिस तरह से बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, इसमें तो दो राय नहीं है कि बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी है दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए, जिस तरह से शहरियत तरमीमी कानून का एक बड़ा इशू उसके सामने है, और इससे पहले झारखंड और कई रियासतों में बीजेपी की लगातार शिकस्त। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए बहुत अहम है? ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है अबू हुरैरा। दिल्ली जो है, दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान बसता है, हर जगह से, हर रियासत से लोग आकर यहाँ रहते हैं। तो ये इंतखाबात यकीनी तौर पर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम देंगे कि यहाँ से हिंदुस्तान किस तरफ चलना है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अरविंद केजरीवाल भी जो है पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। अमीर ग़ज़लवाज साहब का एक शेर, उससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। और शाहीन बाग इलेक्शन का इशू नहीं है, ये सब जानते हैं, क्योंकि शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली में नहीं है, शाहीन बाग इस वक्त मुल्क में जगह जगह मौजूद है। बिल्कुल, अब देखना ये बहुत अहम होगा कि दिल्ली वाले आखिर क्या कुछ सोचते हैं। और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार यही अपील कर रहा है दिल्ली वालों से कि कल सुबह सबसे पहले
जो आपका जमहूरी हक है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले वोट कीजिए पोलिंग बूथ पर जाकर, और उसके बाद दूसरे काम कीजिएगा। न्यूज 18 उर्दू भी सुबह 8 बजे से लगातार आपके साथ जुड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपका, और इसके अलावा खुर्रम शहजाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन बाग से जुड़ने के लिए। मुमताज आलम रिजवी साहब, शकील उज़्ज़मा अंसारी साहब, कमर अली साहब और तहसीन मुनव्वर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।